रवि किशन गोरखपुर की सीट पर 15,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी अभी भी बहुत उतार चढ़ाव दिख रहा है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र का आंकड़ा देखिए, महाराष्ट्र में अब बीजेपी गठबंधन 27 सीट पर आगे हो गई है और एक वक्त पर यह मामला जो है एकदम नेक टू नेक हो गया था। हिमाचल की सभी 4 सीट पर बीजेपी आगे, गुजरात की सभी 26 सीट पर बीजेपी आगे, आंध्र प्रदेश में एनडीए 21 सीटों पर आगे चल रहा है, दिल्ली में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है और यूपी में बीजेपी 37 सीटों पर आगे इस वक्त दिख रही है। ये सिर्फ बीजेपी का बता रहा हूं, गठबंधन और आगे है। हिमाचल में कंगना रनौत भी आगे चल रही हैं। अवधेश जी एक बात बताइए, अगर जो बीजेपी का गढ़ अगर आप कहेंगे, उन सारे इलाकों में अगर आप देखें, गुजरात में क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप, हिमाचल क्लीन स्वीप, उत्तराखंड क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है, बंगाल में गेन, आंध्र प्रदेश में गठबंधन को फायदा। ऐसे में यह मानना कि यूपी में बीजेपी पिछड़ जाएगी, क्या यह आपको संभव लगता है कि अगर बाकी जगह है और जिस मोदी योगी की जोड़ी की बात होती है वो ना चले, क्या यह संभव है? नहीं, इसको दूसरे रूप में भी देखना चाहिए। यह संभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए अगर 10 साढ़े 10 तक भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह स्वीप नहीं कर रही है तो यह जरूर विचार करने का विषय है। जो मैं आराम से कह रहा हूं कि मार्जिन कम होनी है, अभी इसको मैं परिणाम नहीं मानता हूं, लेकिन मूल जो कारण था जिसकी ओर मैं ध्यान दिला रहा हूं उसको बिल्कुल मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जनता तो बीजेपी के खिलाफ मुझे नहीं दिख रही थी, यूपी में भी न नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिख रही थी, लेकिन स्थानीय नेताओं के, मंत्रियों के, सांसदों के और कुछ और भी लोगों पर यह आरोप लगता था कि कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, हमको सत्ता का कोई वैधानिक लाभ भी नहीं मिला, हमारे ऊपर समस्याएं आई तो खुद ही निपटना पड़ा, कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जो हमको स्वीकार नहीं है, वो सब करते रहे। देखिए, आपके बोलते बोलते बीजेपी गठबंधन यूपी में 44 सीट पहुंच गया है और सपा 33 पर है। सुशांत जी, बीजेपी को जिस ढंग से स्वीप करना चाहिए था, वन साइडेड इलेक्शन होना चाहिए था रामलला की पर अवधेश भाई, ये तो 2 राउंड की काउंटिंग है, 3 राउंड की काउंटिंग है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि यही आंकड़ा रहेगा? इसका मतलब भाजपा ज्यादा सीटें जीत भी जाती है, लेकिन जीत का अंतर कम होता है, तब भी इस पर विश्लेषण होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ये इस ढंग से टालने से कि देश में अगर सरकार का उतना विरोद नहीं है। ये देखिए, पाटलिपुत्र में मीसा भारती आगे हो गई हैं, बेगूसराय में गिरिराज सिंह 2100 वोट से पीछे हो गए हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान 1119 वोट से आगे हैं। बॉस, ये चुनाव अभी बहुत दिलचस्प बना हुआ है। जो आगे है वो कितनी देर आगे रहेगा कहा नहीं जा सकता, जो पीछे है वो कितनी देर पीछे रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। पाटलिपुत्र में लालू यादव की बेटी मीसा भारती अब 3387 वोट से आगे हो गई हैं और गिरिराज सिंह जो सुबह से आगे चल रहे थे अब वो पीछे हो गए हैं और चिराग पासवान के आगे होने का मार्जिन 1100 वोट है। आप सोचिए ये चुनाव कितना खुला हुआ है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, ये दिख रहा है, लेकिन उनका मार्जिन देखिए, 1,26,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। बागपत से आरएलडी के राजकुमार सांगवान वो आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर है। तो इसीलिए अभी कुछ जगहों पर अगर हम देखें, जैसे मध्य प्रदेश में चूंकि क्लीन स्वीप हो रहा है तो वहां गजब की बढ़त मिली हुई है बीजेपी के नेताओं को। गुजरात में बीजेपी के नेताओं को गजब की बढ़त मिली हुई है, ये दिख रहा है। लेकिन जहां पर भी फाइट है वहां ना तो बीजेपी बहुत आगे है ना बीजेपी बहुत पीछे है, यह भी दिख रहा है इस बार के चुनाव में। सिंधिया 1,26,000 वोट से आगे चल रहे हैं। एनडीए फिर से 300 के पार चला गया है। इंडी अलायंस 211 पर है और यूपी की कई सीटों पर मैं आपको बता दूं कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी 42, सपा गठबंधन 37। यह कांटे की टक्कर किसी भी दिशा में जा सकती है। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर यह है कि वो 99 सीटों पर आगे है। इंडी अलायंस का ब्रेकअप आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस 99 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 4 सीट पर आगे। यह बड़ी खबर आ रही है। अगर हम बात करें कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस ऑलमोस्ट 3 फिगर्स में जाती हुई अभी दिख रही है, कम से कम। ऑलमोस्ट नहीं, हम 3 फिगर भी क्रॉस करेंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दूं सुशांत जी, अहम किसी का नहीं रहा। मैं उत्तर प्रदेश की खासकर और पूरे देश की जनता को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने धर्म और जाति की राजनीति को ठोकर मारते हुए विकास की राजनीति को वोट करने का फैसला किया
और इंडिया गठबंधन को इन्होंने हर टैक्टिक्स अपनाई। सुशांत जी, मैं आज से नहीं महीनों से इस बात को कह रहा हूं। कमलाकर जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दे रहे हैं। यूपी में 8 सीट तो ऐसी है जहां 2000 से भी कम का मार्जिन है। देर बाद आप मेरे 2000 से भी कम का मार्जिन है करने देते, और उन 8 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे है। एक ईवीएम खुलेगा, यह भी गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि बोलिए, रगड़िए बीजेपी को, लेकिन थोड़ा सा ऐसा रखिए कि कल को पलटना पड़े तो गुंजाइश रहे। नहीं सुशांत जी, आप एक बात समझिए, मैं कई महीनों से यह बात कह रहा हूं कि 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें अगर बीजेपी डाउन जाएगी, और जानी ही थी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और कर्नाटक, थोड़ा पार्ट राजस्थान का। ये 4 राज्यों में जहां बीजेपी अच्छी मार्जिन से पिछली बार के समय में जीती हुई थी, वहां पर इनको भी इस बात का अंदेशा था। इसीलिए इन चारों राज्यों में बात मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप ही लोग 400 सीट लाएंगे, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्या होगा फिर, लोग ना आपका क्लिप वायरल कर देंगे कि कैसे कैसे बोल रहे थे और देखिए क्या हुआ। तो थोड़ा सा एकदम हल्का सा स्पेस छोड़ दीजिए। जयवीर शेरगिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। 299 पर एनडीए दिख रहा है, 250 के आसपास बीजेपी दिख रही है। यूपी की 8 सीटें जहां इंडिया अलायंस आगे है, वहां 2000 से भी कम का मार्जिन है जिससे वो आगे चल रहे हैं। आप लोग अभी भी आशान्वित हैं कि 400 पार होगा? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया। 3 बातें तय हैं। पहली कि सरकार भारत एनडीए की बन रही है। दूसरी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और तीसरी, और जो दुखद भी है, कांग्रेस को आज इसी बात का जश्न है कि वो शायद 50-55 से 80-90 पे पहुंच जाएं। तो आज भाजपा अपने रिकॉर्ड का मुकाबला कर रही थी 2024 के चुनाव, जनता के साथ मिलकर 2014-2019 का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनाव लड़ रही थी। दूसरी तरफ विपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेटस के लिए चुनाव लड़ रही थी। तो ये बहुत बड़ा एक अंतर है। अब आपने पूछा कि क्या 400 पार होगा। देखिए, भाजपा को हारी बाजी जीतना आता है और पूरे जोशो फरोश से आता है। कल राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाले का एक गाना बोला, 295 295 इंडी। तो मैं आपको पूरी आश्वासन दिलाता हूं, 12 बजे के बाद राहुल गांधी पंकज उदास की गजलें सुनते मिलेंगे, जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन जयवीर भाई, वो राहुल गांधी को आप पंकज उदास की गजलें सुना रहे हैं, वो तो दोनों सीट पे आगे हैं, कम से कम रायबरेली में भी आगे हैं, वायनाड में भी आगे हैं। तो कम से कम पंकज उदास नहीं, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, अरिजीत सिंह सुनवाइए। देखिए, राहुल गांधी, आज दुर्भाग्य ये है, देश की सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व इतने पे आके निचुड़ गया है कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ की जनता के विश्वास पे चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान में बैठे मंत्रियों की चेयर लीडिंग पे चुनाव लड़ रहे थे। ये दोनों चुनाव में अंतर है। आज जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को ये उम्मीद है कि अब की बार 400 पार। उस पे चिंतन करना आता है। कमलाकर त्रिपाठी जी, उनका एक बेसिक प्रश्न है। कमलाकर त्रिपाठी जी, उनका एक बेसिक प्रश्न है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर बीजेपी अभी की स्थिति पे बात करेंगे, चलिए यही कन्वर्ट हो जाए रिजल्ट में, तो एनडीए सरकार बना ले, बीजेपी 250 भी क्रॉस कर जाए और कांग्रेस 100 से नीचे रह जाए, तो आप इसी में खुश हो जाएंगे कि 10 साल बाद भी आपको लोग 100 के ऊपर जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं? सुशांत जी, अजीब बात आप कर रहे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो यूपीए 1 और यूपीए 2 की भी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया ना, जिस तरीके से गलत तरीके से 2G स्पेक्ट्रम और ये सब घोटाले फर्जी दिखा करके बाद में जिसमें पर आपको तो अनुभव है ना कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आपका क्या बुरा हाल हुआ। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आपका कितना बुरा हाल हुआ था। 10 साल के बाद ये 300 भी क्रॉस करें तो आप कहेंगे इनके लिए शर्म की बात है। कह रहा हूं मैं, आप ही लोग की बात कह रहा हूं कि ये तो अभी अर्ली रुझान है। लीजिए, अभी अर्ली रुझान हो गया। अभी इतनी बड़ी बड़ी बात आप कह रहे थे, राइटिंग ऑन दी वॉल कह रहे थे, तब अर्ली रुझान नहीं था। अभी कांग्रेस की 90 सीट के लिए अर्ली रुझान हो गया। यही कह रहा था मैं कमलाकर त्रिपाठी जी की, थोड़ा सा गैप छोड़िए। राइटिंग ऑन दी वॉल ये सब बोलने से पहले थोड़ा सोचिए।
जयवीर शेरगिल जी जवाब दें, फिर आ रहा हूं अवधेश जी। जयवीर जी। आज मुझे इस बात पे गर्व है और खुशी भी है और थोड़ी चिंता भी है। ये अजीब विडंबना लोकतंत्र में हो गई है। आपके चैनल पे बैठे विश्लेषक कह रहे हैं कि आप सरकार बना भी लेंगे फिर भी क्यों जश्न मनाएंगे। सत्य तो यह है, सरकार बनेगी, भाजपा के खेमे में पड़ेगा भंगड़ा, विपक्ष रहेगा कंगले का कंगला, जहां तक सरकार बनाने की बात है। दूसरी बात, भाजपा जश्न मनाने से ज्यादा मंथन में विश्वास रखती है। तब भी आज 10 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। 2019 के चुनाव में रिजल्ट आने के बाद भी 200 सीट पे जहां भाजपा अच्छा नहीं कर पाई, लोकसभा प्रवास शुरू हो चुका था और मंथन शुरू हो चुका था। मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी की तरह थाईलैंड की तैयारी नहीं करेंगे। शपथ लेने के बाद भी अगले 10 मिनट पे देश सेवा के लिए कार्य शुरू हो जाएगा, जिस बात पे हमें गर्व है। तो जहां तक मंथन की बात है, आप ये चिंता ना कीजिए। भाजपा को ड्राइंग रूम बोर्ड पे लिखना, जमीनी हकीकत पे कान लगा के रखना। भाजपा बूथ मैनेजमेंट पे विश्वास रखती है, विपक्ष यूट्यूब मैनेजमेंट पे विश्वास रखता है। तभी आज विपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठा रहेगा और भाजपा फिर सरकार में आएगी। ये अंतर है दोनों पार्टियों। ठीक है, ये अगले 1.5 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि बांसुरी स्वराज फिर से आगे हो गई हैं नई दिल्ली सीट से, और वो पहले पीछे हो गई थी, लेकिन अब बांसुरी स्वराज 10,000 वोट से आगे निकल गई हैं। तो दिल्ली में भी कांटे की टक्कर तो दिख रही है। 7 लोकसभा सीटें और बीजेपी 7 पर आगे चल रही है। बांसुरी स्वराज पीछे हो गई थी, लेकिन अब वो आगे हो गई हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, वहां बीजेपी 3 और कांग्रेस 7 पर आगे है। ये तस्वीर हरियाणा की दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट पर बीजेपी आगे है। धर्मेंद्र यादव दावा कर रहे हैं कि यूपी में और बेहतर नतीजे आएंगे। एक बार सुनिए धर्मेंद्र यादव को। हम लोग लगातार समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोगों ने पिछली बैठक में भी कहा था कि 295 से ऊपर इंडिया गठबंधन आएगा देश में और 60 से ऊपर उत्तर प्रदेश में आएगा। हालांकि मैं तो काउंटिंग में था, वहाँ कोई मीडिया, टेलीविजन, सोशल मीडिया की व्यवस्था नहीं है और काउंटिंग से बाहर केवल इसीलिए आया हूँ कि देश का माहौल देख लूँ। आते ही जो सूचनाएं मिली, मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी और सभी जो विपक्ष के लीडर हैं उनकी बात। तो धर्मेंद्र यादव तो दावा कर रहे हैं कि भैया सब अच्छा रहने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देश जी, मुझे एक बात बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के लिए, जो अभी तक खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 13% बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी ने अपनाई कि सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और वो जो उन्होंने पीडीए बनाया, क्या ये उसका असर है जो दिख रहा है यूपी में? देखिए, थोड़ा बहुत उसका असर होगा। इस चुनाव को थोड़ा सा गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा, इतना सतही चीजें नहीं होती हैं। मुझे चूंकि जाना है इसलिए 4-5 बातें। देखिए, पहला जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वातावरण बना था, पहला कारण भारतीय जनता पार्टी उसको आगे ले जाने में सफल नहीं रही। आप देखेंगे कि उसके बाद जो चुनाव के पहले 1 महीने का नैरेटिव था, वो बीजेपी और सरकार ने ऐसी ऐसी घोषणाएं की कि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, वो लोगों के स्मृतियों में कमजोर पड़ गई। और चरण सिंह को और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे सकारात्मक सोच रही होगी कि हमको ऐसे पिछड़े लोगों को भी भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि जाति और आरक्षण हावी हो गया चुनाव पर। तीसरी जो स्थिति हुई है कि बहुत सारे गठबंधन कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं थे। जैसे बिहार में नीतीश के साथ वापस आना लोगों को अच्छा नहीं लगता था, उनके लोगों को। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के लोग कहते थे कि अपना दल ही काफी है, बाकी से हमको नहीं करना चाहिए। जो चौथे कारण रहे वो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन रहे हैं। वो कैंडिडेट का सिलेक्शन इतना बड़ा कारण इस समय बीजेपी के लिए हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, कर्नाटक में तो विद्रोही ईश्वरप्पा पार्टी को हराने के लिए पूरी जगह प्रचार कर रहे थे, राजस्थान में हुए हैं। वो सब चीजें नागवार गुजरी और कार्यकर्ताओं की शिकायतें थी कि छोटे छोटे नेता सिलेक्शन की बात बार बार कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसका असर बीजेपी को दिखेगा। अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी कई जगहों पर आगे चल रही है। अब्बास हैदर साहब, आप क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी ये जो टक्कर दे रही है इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ, इस तरह की स्थिति लोकसभा में ऐसे की फाइट दिख रही है।
देखिए सुशांत जी, जब से आपके पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बदले उतनी देर में 10 सीटें भाजपा की एनडीए की गिर चुकी हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जनता ने अपने असल मुद्दों पे वोट किया है। मैं शुरुआत से बात करता जा रहा हूं आपके चैनल पे भी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मंगल सूत्र से लेकर के मुजरे तक लड़ने का प्रयास किया, लेकिन जनता भटकी नहीं। जनता जरा से भी एक मिनट आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से मिलने के लिए पहुंचे हैं, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी करीब 40,000 वोट से रायबरेली की सीट पर आगे चल रहे हैं, वायनाड में भी वो आगे चल रहे हैं, और इस वक्त खबर आ रही है कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से मिलने पहुंचे हैं। जी अब्बास भाई, बात पूरी कीजिए। जी, तो मुझे लगता है कि देखिए, जनता पूरे इस चुनाव में उसने अपने मुद्दों पे वोट किया है। उसने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पिछड़ों के उत्पीड़न पे वोट किया है, दलितों के उत्पीड़न पे वोट किया है। जो जातिगत जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रही है अपने पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल में, उसके खिलाफ वोट किया है। उसने अपने तमाम मुद्दों पे वोट किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस चुनाव में प्रयास किया कि जो जनता है उसको भ्रमित किया जाए, उसको मुद्दों से भटकाया जाए, जिसमें ये पूर्णतः नाकाम रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व रहा है, जिन्होंने समाज में एक सौहार्द और एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, ये बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी में 5वें राउंड में पीएम मोदी की बड़ी बढ़त हो गई है। अभी 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद पीएम मोदी अब 35,848 वोट से अब आगे हो चुके हैं 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद। और अभी कम से कम मान के चलिए कि 10 राउंड की वोटिंग और बची हुई है। 5वें राउंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, लोकसभा में करीब 350 से 400 बूथें होती है और आमतौर पे एक राउंड में 14 होती है बूथ। तो करीब हर जगह जो लोकसभा में होगी वो कम से कम 25 से 30 राउंड होना है चुनाव। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दबाजी होगी एनालिसिस करना कि खराब कैंडिडेट होगा या फिर क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करिए, इस मुझे लगता है इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक मुद्दा को खास करके बिहार उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस या आप आरजेडी की बात करिए, वो जमीन पे पहुंचाने में सफल रही थी, तो वो थी कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसा मसला था जिसको जमीन पर ले जाने में वो सफल रही और उसको लेकर बीजेपी को बहुत काउंटर करना पड़ा। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि ये बहुत जल्दबाजी है। करीब 25 से 30 राउंड होने हैं चुनाव, और मेरा अभी भी मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो ये संख्या दिख रही है इसमें अभी बीजेपी को बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे देखा है लोगों में नाराजगी थोड़ी थी, कैंडिडेट को लेकर भी थी, मोदी सरकार को महंगाई या कुछ मसले पर थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का कहना था कि वो वोट मोदी की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में गुस्सा नहीं था। देखिए, नाराजगी होना और गुस्सा एक और बड़ी खबर बता दूं, सारण की सीट बिहार में, वहां पर लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य मात्र 297 वोट से पीछे हैं। यानी वहां पर राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। झारखंड में इंडी अलायंस जो है उसको वहां पर 2 सीटों पे बढ़त दिख रही है और एनडीए को 12 सीटों पर बढ़त दिख रही है। यह बड़ी खबर है। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई असर नहीं दिख रहा। और दिग्विजय सिंह की सीट पर काउंटिंग रुकने की खबर आ रही है। यह क्यों हुआ है अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह की सीट पर काउंटिंग रुक गई है। ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायत बताई जा रही है, तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वहां पर क्या हुआ है एग्जैक्टली। लेकिन दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे थे और अब वहां पर ईवीएम में खराबी की बात चल रही है। तो सुजाता जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी? मैच देख के अगर कोई सोच ले कि फाइनल की ट्रॉफी भी वो उठा लेगा, तो फिर उनको ऐसे सपने में रहना देना चाहिए। पहले देखिए, मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव का यही है कि पिछली बार 77 ऐसी सीटें थी जिसमें से अंतर 50,000 से कम था। इस बार हो सकता है कि वैसी सीटें 1 से 150 तक हो जाए, लेकिन जो सरकार है वो बीजेपी की बनेगी। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे पैनलिस्ट ने महंगाई, बेरोजगारी वगैरह की बात की। तो मुझे एक जगह बताइए, एक राज्य बताइए जहाँ पे विपक्ष की सरकार हो और कोई ऐसा मॉडल स्टेट हो जहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई इन लोगों ने बिल्कुल हटा दी। दूसरी बात, जो भी जितने भी सर्वेक्षण हुए, चाहे वो CSDS की रिपोर्ट हो या फिर एक्सिस बैंक इंडिया की रिपोर्ट हो, जिसमें कि कहा गया कि हाँ बेरोजगारी है, हाँ महंगाई है और लोग उसके बारे में चिंतित हैं, लेकिन जब उनसे ये
पूछा गया कि इन सारे जो 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 प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्व कौन कर सकता है, क्या किस पे भरोसा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम था। ये तो इन लोगों ने क्या किया कि बस रिपोर्ट की एक बात पढ़ ली कि हाँ बेरोजगारी और ये महंगाई मुद्दा है। एक और बड़ी खबर आ गई है, बारामती में अजीत पवार की पत्नी पीछे चल रही हैं और शरद पवार की बेटी आगे चल रही हैं। ये इस वक्त खबर आ रही है और 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि जैसा अमित हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि लोकसभा में करीब करीब जो है 20, 25, 30 राउंड तक की काउंटिंग होती है। अभी लगभग हर सीट पर 5 से 6 राउंड की काउंटिंग हुई है। मतलब आप समझिए कि अभी जो है 20% वोट भी नहीं गिने गए, यानी अभी भी बहुत सारे वोटों की गिनती बची हुई है। और अरुण गोविल अब मेरठ में 37,000 वोट से आगे निकल गए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है अरुण गोविल के आगे निकलने की। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। और मनोहर लाल खट्टर भी 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में भी चीजें बदलती दिख रही हैं। तेलंगाना में बीजेपी 8, कांग्रेस 8। तेलंगाना में बीजेपी के लिए बड़ा गेन होता दिख रहा है। जयवीर शेरगिल, अभी तो चीजें बदलेंगी, लेकिन जो गेन दिख रहा है बीजेपी का, एक तो तेलंगाना में आप लोग डबल डिजिट में जाते दिख रहे हैं, जो सारे एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे थे। केरल में आपको 2 सीटों पे बढ़त है, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा अगर आपको वहां सीटें आ जाती हैं। और साथ ही तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आपका गठबंधन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, वो शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग था, अभी पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त। तो वो पूरा लागू होता है जो अभी तक ट्रेंड आ रहे हैं और जितने राउंड बैलेट के खुले और ईवीएम की काउंटिंग हुई है। दूसरी बात, आप भूलिए, विपक्ष ने एक नारा दिया था, साउथ से साफ और नॉर्थ में हाफ। ये रुझान और ये ट्रेंड साबित करते हैं भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम से लेके गुजरात तक और महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश तक उनका अपनी छाप छोड़ रही है, अपना दबदबा दबा रही है और अपना वोट शेयर बढ़ा रही है। आज एक भारतीय जनता पार्टी ही इस चुनाव के बाद सोल इंडिया पैन पार्टी बनेगी। कांग्रेस पार्टी का जो फुटप्रिंट है वो जरूर श्रिंक होगा। आपको देखिए नतीजे साफ दिखाएंगे। और आज जो एक भ्रम फैलाया जाता है, एक मिथ्या, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया, जब कांग्रेस के कैंडिडेट कहते थे साउथ इंडिया, डीके सुरेश, कि साउथ इंडिया को अलग देश बना दिया जाए, आज उस राजनीति को ठुकरा रहा है वोटर कि देश एक है, लोकतंत्र मजबूत है। ईवीएम पे आप प्रश्न मत उठाइए। क्या आप कांग्रेस के लोग डरो मत जो कहते हैं, जो लोकतंत्र का ढोल पीटते हैं और उसी तरह मीडिया को गाली निकालते हैं, क्या आज आपके चैनल पे आके कह सकते हैं हाँ लोकतंत्र मजबूत है, हाँ अब हमें ईवीएम से कोई शिकायत नहीं, हाँ नॉर्थ साउथ इंडिया डिवाइड नहीं है? तो उनको बुलाइए। सत्य तो ये है, जो भी नतीजे होंगे लोकतंत्र की जीत होगी। 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री लाल किले से फिर तिरंगा लहराएंगे और विपक्ष फिर स्पेक्टेटर स्टैंड में बैठा मिलेगा। नहीं, ये बात तो देखिए सही है, नतीजे किसी भी तरफ जाएं, लेकिन 10, साढ़े 10, पौने 11 बजे तक इंडी अलायंस अगर 224 सीट पे दिख रहा है और दावा कर रहा है कि एनडीए जो है वो जाने वाला है, बीजेपी जाने वाली है, और अगर लास्ट में परिणाम बदल जाएं और फिर ईवीएम पे सवाल खड़ा करना शुरू करे, तो ये उचित भी नहीं लगेगा और पब्लिक में भी कहेगी कि भाई आधे दिन तो आप कह रहे थे कि सब ठीक है। खैर, गाजीपुर में भी बड़े कांटी की टक्कर दिख रही है। अफजाल अंसारी जो हैं वो 1034 वोट, मात्र 1034 वोट से आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर दिख रही है। कैसरगंज से करण भूषण 86,000 वोट से आगे हो गए हैं। गाजीपुर में कांटे की टक्कर और उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर ये इस वक्त नजर आ रही है। जौनपुर में कृपा शंकर सिंह 1700, मात्र 1700 वोट से पीछे चल रहे हैं। यह भी खबर आ रही है। लेकिन अभी भी आप देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी ने एकदम पकड़ के रखा हुआ है। 29 की 29 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 9 सीटों पर आगे, झारखंड में 11 सीटों पर आगे चल रही है। यह तस्वीर निकल कर आ रही है। और एक चीज और बताइए कमलाकर त्रिपाठी जी, झारखंड में तो हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए, आप लोगों ने कहा लोकतंत्र खत्म हो रहा है और मोदी जी को जवाब मिलेगा, लेकिन झारखंड में तो भर भर के बीजेपी को सीटें आ रही हैं। देखिए, जिस प्रकार से सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को
कब्जा करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में जिस तरीके से उन्होंने उसको पलट करके सीजीआई की जगह जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर ला दिया और बैलेंस ऑफ पावर अपने फेवर में कर लिया नियुक्ति करने के लिए, क्वेश्चन उठना लाजमी है। जो आप कर रहे हैं वो कहीं जस्टिफाइड नहीं है। और आपको बता दूं, देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। इस वक्त यूपी में नंबर 1 पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यूपी की 36 सीटों पर लीड कर रही है और बीजेपी 34 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस भी 7 सीटों पर इस वक्त आगे और आरएलडी 2 सीट पर आगे चल रही है। ये यूपी की तस्वीर नजर आ रही है। अब्बास हैदर साहब, समाजवादी पार्टी जबरदस्त खेल रही है यूपी में इस वक्त, लेकिन 5 राउंड 6 राउंड की काउंटिंग लास्ट में आते आते आपकी साइकिल जो है चलाते चलाते आप लोग हाँफ तो नहीं जाएंगे? देखिए सुशांत जी, अभी ये जैसे जैसे परिणाम की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे वैसे ये रुझान हमारे पक्ष में होते जाएंगे। अभी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 41 मार्क को क्रॉस कर चुका है और मुझे लगता है पहले भी हम यही बात कहते रहे थे कि हम 60 को पार करेंगे। निश्चित रूप से सुशांत जी यही होने वाला है। आने वाले मुझे लगता है 2-2.5 घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सीटें। एक और बड़ी खबर पूर्णिया में पप्पू यादव 480 वोट से आगे चल रहे हैं। आप देखिए कितने कमाल की चीज है कि ये सारे जो अंतर हैं 1000 वोट, 1500 वोट, 150 वोट, 480 वोट, 56 वोट। और अब बड़ी खबर, रामकृपाल यादव से मीसा भारती 12,000 वोट से आगे हो गई हैं। तो मीसा भारती ने थोड़ी लीड बना ली है पाटलिपुत्र सीट पर। पूर्णिया में पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, जिन्हें की कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ा। लेकिन अब वो बहुत छोटा मार्जिन है, 200-250 वोट तो कुछ नहीं है। एक ईवीएम खुलेगा सब धुआं हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल पप्पू यादव आगे चल रहे हैं और आप फाइनल टैली अभी देखेंगे 293 या 292 एनडीए और इंडी अलायंस 224, मतलब सिर्फ 70 सीट का फासला है। और यह फासला कम भी हो सकता है और यह फासला बढ़ भी सकता है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि काउंटिंग अभी कई राउंड की बची हुई है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, थोड़ा आप बताइए, आप तो ग्राउंड पर घूमकर आए, क्या ये जो राजस्थान, यूपी और हरियाणा में दिख रहा है, आपको इसकी उम्मीद थी कि इतनी क्लोज फाइट होगी? देखिए, राजस्थान को लेकर क्लियर थे, राजस्थान को लेकर एकदम साफ दिख रहा था कि 3 से 4 सीटें बीजेपी लूज कर रही है और उसमें बड़ी वजह जो थी वो इंटरनल फाइट थी, जिसकी वजह से। और दूसरी बात, वहां पर जो पूरा कॉम्बिनेशन था उस समय पूरा बिगड़ गया। आप देखिए, वसुंधरा घर से निकली नहीं बाहर, वो पूरे कैंपेन में गायब थी। इस तरह से वहां पर जो 4-5 सीटें थी लगभग तय मानी जा रही थी। हरियाणा में कहा जा रहा था कि सिरसा और रोहतक ये 2 सीटें हैं जो कि गड़बड़ है। मैं वहां भी गया था, लेकिन इस तरह से अगर अभी जो रुझान है, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो रुझान है इसमें और करेक्शन होगा उसमें। ये 2 सीटें बीजेपी के हिसाब से फंसी हुई है और अभी भी फंसी हुई है, सिरसा और रोहतक। बाकी जो करीब 8 सीटें हैं, मुझे लगता है वो बीजेपी बाद में गेन कर सकती है। अगर बहुत ज्यादा लूज होगा तो उसमें 1 सीट हो सकती है। उत्तर प्रदेश अभी के हिसाब से मुझे लगता है ये चौंका रहा है, लेकिन मुझे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वेट करना पड़ेगा। नजदीकी फाइट दिख रही थी, करीब 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें बहुत क्लोज फाइट थी। अब जो भी जीत का आंकड़ा देखिए इस बार तय है। जो पहले कहा गया था कि बीजेपी करीब 5-5 लाख की मार्जिन से चुनाव जीतेगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। मार्जिन कम होगी लेकिन करेक्शन होगा। खास करके हरियाणा में तय है कि मुझे लग रहा है करीब 7 से 8 सीट बीजेपी जीतेगी। इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस जैसा भी दिख रही है वैसा नहीं होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी करीब 50+ सीटें जो है वो बीजेपी के पास होंगी। जो मुझे कहीं ग्राउंड में मैंने घूमा है तो उसका एहसास है। बाकी मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। महाराष्ट्र का बताइए। और एक और बड़ी खबर बता दूं, हेमा मालिनी मथुरा की सीट पर 1 लाख वोट से आगे हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर। तेलंगाना में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, जो अपने पिछले बार के आंकड़े को 4 बढ़ा रही है। कर्नाटक में 17 सीटों पर आगे। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त दिख रही है। केरल में बीजेपी अब 3 सीट पर आगे हो गई है। यह बहुत बड़ी खबर है। और तमिलनाडु में बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी दक्षिण भारत में बीजेपी जो है वो पेनिट्रेट कर रही है। अब यह अपने आप में आपको एक संकेत देगा कि क्या उत्तर भारत में जिन जगहों पर उलटफेर होते हैं की गुंजाइश दिख रही है, क्या वो संभव है या नहीं।
क्योंकि अगर बीजेपी साउथ में परफॉर्म कर रही है और नॉर्थ में ना करे और यूपी जैसी जगहों पे पिछड़ जाए, हरियाणा में पिछड़ जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। इसलिए अभी यूपी में तस्वीर बदलने की गुंजाइश है, ऐसा लग रहा है। जयवीर शेरगिल, क्या ये जो दक्षिण के नतीजे या रुझान दिख रहे हैं, ये संकेत हैं कि नॉर्थ में चीजें पलटेंगी? क्योंकि दक्षिण में जहां आप गायब होते हैं वहां आपको वोट पड़ रहा है, और नॉर्थ में जहां के आप राजा बताए जाते हैं वहां वो ना पड़े, ये कैसे संभव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजा जैसे ये शब्द में विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस को सूट करता है जो एक अहंकारी राजा है। माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के सेवक है। जहां तक के दक्षिण भारत की बात है, जैसे आपने बताया, जो भाजपा पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था, ये कैसे होगा, मुझे लगता है रुझान दिखा रहे हैं। वही जो क्रिटिक्स थे भाजपा के, वो कह रहे हैं ये कैसे हो गया। जहां तक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात है, इस पे जो वास्तविकता के तराजू में जब भाजपा आज के बाद तराजू तोलेगा तो उस पर पूरा मंथन होगा। अभी भी पूरा विश्वास है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर कुछ सीटें कम हुई हैं और मुझे लगता नहीं ट्रेंड के हिसाब से अगर हमें आगे बढ़त मिलेगी तो उस पर जरूर पूरा मंथन होगा। पर क्या आज साउथ नॉर्थ में कम हो गई, एक सीट उधर कम हो गई, क्या ये दिखाता कि आज भाजपा जश्न ना मनाए? आज दिन भाजपा के कार्यकर्ता का भंगड़ा डालने का दिन है। आज भंगड़ा पड़ेगा, ढोल की गूंज सुनेगी, फिर से कर्तव्य पथ पे माननीय प्रधानमंत्री चल के आएंगे और देश की लगाम संभालेंगे और देश सेवा में जुट जाएंगे। क्या कमी रह गई, कहां कमी पेशी रह गई, उस पर जरूर मंथन होगा। और भाजपा को तो ट्रैक रिकॉर्ड है अपनी कमियों को पूरा करना, हारी बाजी को जीतना, रूठे हुओं को मनाना और टूटे हुए दिलों को जोड़ना। यही तो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है। तो हमारे क्रिटिक्स निश्चिंत रहें, आज भाजपा फिनिशिंग लाइन लांग गई है और इस बात की खुशी है। ठीक है अवधेश जी, देखिए ये जो दक्षिण भारत में दिख रहा है, उसको देखने के बाद आप अपने उत्तर भारत के विश्लेषण में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे? नहीं, मेरा विश्लेषण वही है। दक्षिण भारत में चीजें दिख रही थी। देखिए एक और बड़ी खबर बता दूं, तमिलनाडु में बीजेपी का अभी तक वोट शेयर 10% हो गया है और वहां पर वो नंबर 2 पर है वोट शेयर के मामले में। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने फोकस किया, अन्नामलाई ने जबरदस्त ताकत लगाई और वहां बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में जाता हुआ दिख रहा है। अब बोलिए अवधेश जी। नहीं, 2-3%